नफरतों की सियासत को चिकनाचूर करने हम आए हैं, तोड़ने इन हुक्मरानों का गुरूर हम आए हैं। ऐ खुदा हमारे इस सफर को कामयाबी अता कर, मोहब्बत का पैगाम लिए हम शोलापुर आए हैं। अभी बहुत बोलना बाकी है। ये किस ज्ञानी ने कहा है, सबसे पहले तो मैं यहां मौजूद पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि शोलापुर में ऐसा कौन सा ज्ञानी है जो ये कहता है कि कोरोना है, दुनिया बता रही, एक हॉल में, एक कमरे में, एक रिक्शे में, एक गाड़ी में, एक प्लेन में बैठना नहीं। असद साहब आए, बोले नहीं हॉल में बैठ जाओ। मुझे दिक्कत इसी बात के ऊपर है कि हर रोज रात में ये जितने भी ज्ञानी हैं कोरोना के साथ वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं। अब अगर खुले मैदान में इजाजत दे देते, हम आराम से दूर दूर बैठते। फारूक भाई, इजाजत किसने दिया? मैं उसको फूल पिनाना चाहता हूं। नहीं, आप मुझे खुद बताइए, शाम में 6 बजे तक सब खुला रहेगा, 6 बजे के बाद सब घर में चले जाना। मैं बोला क्यों? बात हुई? संडे के दिन नहीं, बोले पब्लिक घर में रहती तो कोरोना भी थोड़ा आराम करना चाह रहा था। अब मैं इतना बहस कर रहा, इतना लड़ रहा था। ठीक है, हम भी जानते हैं कि कोरोना है, हमको पूरी एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन जब ऐसे फैसले होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कितनी ज्ञानी सरकार महाराष्ट्र के अंदर बैठी है। अगर 3 पहियों की गाड़ी के ऊपर चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिमाग का लेवल कितना होगा करके। आज हमें यहां पर शोलापुर में आना ये कई दिनों से तय था, और फारूक साहब ने बिल्कुल सही बताया है। महाराष्ट्र की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर और गफ्फार कादरी साहब के ऊपर। असद भाई बोले नहीं, शोलापुर मेरे पास रखूंगा मैं। ये आप लोगों की खुशनसीबी है मेरे भाइयों कि आज अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये नहीं पता है, कुछ शहर और महाराष्ट्र के ऐसे हैं जिनका असद साहब का एक दिल का रिश्ता है, जिसमें एक शहर मेरा है औरंगाबाद, तो दूसरा शहर फारूक शाब्दी का है शोलापुर। चुनाव तो फारूक मेरे पास भी होने वाले हैं, आपके पास भी होने वाले हैं। अब आवाम तय करेगी कि असद साहब को मोहब्बत कौन ज्यादा करता है, शोलापुर करती है या औरंगाबाद करता है। मेरी ख्वाहिश रहेगी आपकी इस बात के ऊपर मैं आमीन कहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि शोलापुर की आवाम के अंदर जो एक मोहब्बत, नौजवानों के अंदर जो जोश, यहां पर मेरे सामने टोपी पहने हुए एक मौलाना साहब है,
फारूक शाब्दी का जब तकरीर चल रही थी, उनका अगर बस चलता तो पत्रकारों के सरों के ऊपर से कूद के यहां आ जाते। यही जोश इंशाअल्लाह शोलापुर महानगर पालिका के अंदर मजलिस का झंडा लहराएगा। चचा बोले जान की बाजी लगाएंगे। चचा आप जानवान की बाजी मत लगाइएगा, उसमें इलेक्शन का दिन आया, बस धपा धप मारिएगा, जहां पतंग नजर आए वहां पर उड़ाइएगा। बहुत तकलीफ होने वाली है। मुझे मालूम है फारूक भाई ने जो कहा है कि शोलापुर का माहौल बदलने वाला है, वो ये सोच रहे होंगे कि एक हॉल के अंदर आए हैं, हॉल भरा है, एक 8 दिन के बाद फिर से मौका दे डालो, मैदान में बुला लो, समझ में आ जाएगा कितने आते हैं करके। ये मोहब्बत मेरे भाइयों जो आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर लुटाते हैं, बिल्कुल सही बात। फारूक शाब्दी ने आपको जो कहा कि मैं जिंदगी भर आप लोगों का एहसान चुका नहीं सकता हूं, मैं खुद आया था और उस वक्त मैंने नौजवानों के अंदर, मैंने हमारी माओं और बहनों में, बुजुर्गों के अंदर जो जोश, जो जज्बा देखा था, मुझे आज भी याद है। बहुत तेज बारिश हो रही थी किसी एक इलाके के अंदर, वहां पर सभा हो रही थी बादशाह पेट में। तो इतनी जोरदार बारिश हो रही थी, मैंने सोचा कि इस बारिश के अंदर कौन रहेगा, यह सभा हमारी कैंसल हो जाएगी। लेकिन जब उस इलाके के अंदर मैं गया, उतनी तेज बारिश के बीच में नौजवानों और बुजुर्गों से ज्यादा बारिश में भीगती हुई हमारी माएं और बहनें खड़ी हुई थी। यकीनन हम भी आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम भी जिंदगी भर आप लोगों के एहसानमंद रहेंगे। दोस्तों, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वहां पर हर एक के निशाने के ऊपर अगर कोई है तो हम लोग हैं। चाहे वो सियासी मैदान के ऊपर हो या कोई अलग अलग मुद्दों के ऊपर हो, हर एक के निशाने के ऊपर हम। आपको पता होगा, मुझे मालूम है कि शोलापुर में भी बहुत जोरों से तैयारियां चल रही थी। 27 नवंबर को हमने एक नारा दिया था, चलो मुंबई। मुझे मालूम था इतनी आसानी से तो हमें आने नहीं देंगे, इतनी आसानी से हमको इजाजत नहीं देंगे, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम मुंबई जा रहे तो क्यों जा रहे थे? क्या हम सिर्फ वहां पर एक ताकत दिखाने के लिए जा रहे थे, या हम कुछ मुद्दों को लेकर आपके बीच में आ रहे थे? हमें मालूम था कि फूलों से हमारा इस्तकबाल तो किया नहीं जाने वाला, इजाजत तो हमें दी नहीं जाने वाली। ये हम अच्छी तरह से जानते थे। किन मंत्रियों के, किन राजनीतिक पार्टी के दबाव के अंदर मुंबई की पुलिस कुछ दिनों के बाद हमें एक पत्र देती है और कहती है कि 27 नवंबर को हम मुंबई में आपके चलो मुंबई के नारे को इजाजत नहीं देते। क्यों? कोरोना है बोले। सारा कोरोना ये हमारे पीछे क्यों लगा हुआ रहता है? आप ये देखिए, पिछले हफ्ते शिवसेना जिसकी सरकार
जिसका मुख्यमंत्री है, औरंगाबाद में एक भव्य मोर्चा निकालते हैं। 2 मंत्री आते हैं, उसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंबई से आता है। एक मोर्चा निकालते हैं, पुलिस की परमिशन नहीं रहती है उसको, उसके बावजूद निकालते हैं। क्यों निकालते हैं ये एक अलग बात है। बताओ क्यों निकालते हैं? बोले महंगाई बहुत हो गई है, वो कम करने के लिए हम मोर्चा निकाल रहे हैं। जो सत्ता में बैठे हैं, जिसका मुख्यमंत्री है, जिसकी हुकूमत महाराष्ट्र के अंदर है, वो कहते हैं कि हम महंगाई हो गई है तो उसके विरोध में हम मोर्चा निकाल रहे हैं। पुलिस की इजाजत नहीं रहती है तो मोर्चा निकालते हैं, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि तुम्हारी सत्ता है तो हमें इजाजत की जरूरत नहीं। 2 दिन बाद नागपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी बिना किसी इजाजत के नागपुर में मोर्चा निकालती है, आंदोलन करती है, कोई पुलिस की परमिशन नहीं रहती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीत पवार साहब 3-3 सभाएं लेते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं लेते हैं, तब कोरोना कहां रहता है? क्यों नहीं रहता है वहां पर? लेकिन हम अगर हमारे हक के लिए हम मुंबई आना चाह रहे हैं, आपको हम पत्र देते हैं कि हमको इजाजत दो, तो आप कहते हैं कि नहीं, कोरोना है इसलिए आपको इजाजत नहीं दी जा सकती है। 27 नवंबर का हमारा चलो मुंबई का नारा जो हमने दिया था, पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत को रखते हुए हम उसे आगे बढ़ाए। लेकिन हमने कहा कि अब चलो मुंबई नहीं, अब नारा यह है, मुंबई तो हम आएंगे, किसी सूरत में भी आएंगे। अभी आज पूरे महाराष्ट्र की आवाम को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की इजाजत से मैं ये ऐलान करता हूं कि अब मुंबई का नारा चलो मुंबई अब 11 दिसंबर को इंशाअल्लाह हम सब मिलकर चलेंगे। हम गाड़ियों में जाएंगे, गाड़ी पे कोई हरा झंडा नहीं, कोई नीला पीला झंडा नहीं, कोई भगवा झंडा नहीं। यौम आजादी के 75 साल हम मना रहे हैं। यौम आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के जिस कोने से गाड़ी निकलेगी, हर गाड़ी के ऊपर हमारा तिरंगा रहेगा। उस तिरंगे को लहराते हुए हम मुंबई जाएंगे। पुलिस को हमने फिर से पत्र दिया है, दे दो, कोरोना से हम बात कर लेंगे कि 11 को थोड़ा आराम करो। और ये भी सुन लो, 2 तो आएंगे, ना 2 उन्होंने ये कहा अपने पत्र में कि अमरावती में, नांदेड़ में, मालेगांव के अंदर जो घटनाएं हुई है उसे देखते हुए हम आपको इजाजत नहीं दे सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र की पुलिस को यह बताना चाहती है, हम किसी भी तरह के तशद्दुद को, हिंसा को हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने इख्तियार दिया है मुझे, जो इख्तियार उद्धव ठाकरे साहब को दिया गया है, अजीत पवार साहब को दिया गया है, वही इख्तियार इम्तियाज जलील को भी दिया गया है, असदुद्दीन अवैसी साहब को भी दिया गया है। कानून 2 अलग अलग कैसे हो सकते हैं?
कि तुम्हारे लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आ रहे हैं मुंबई, तो क्यों आ रहे हैं? 5% रिजर्वेशन 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब अलग अलग रिजर्वेशनों की बातें अदालत के सामने गई, मामला अदालत ने पूरा संजीदगी के साथ बारीकी से देखा, समझा, तब उसके बाद यह फैसला किया कि 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए। उस वक्त 2014 से 2019 के बीच हुकूमत में बैठे थे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना। ऑपोजिशन के अंदर थी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। मैं खुद वारिस पठान के साथ आमदार था। वहां पर इनके मंत्री खड़े रहते, कांग्रेस के, एनसीपी के, समाजवादी पार्टी के नेता खड़े रहते और देवेंद्र फडणवीस को कहते कि मुसलमानों को 2 रिजर्वेशन, तुम्हारी हुकूमत है तो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, मिलना चाहिए रिजर्वेशन। लोकसभा के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रिया सुले हो या दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के हो या एनसीपी के, अगर खड़े रहते हैं रिजर्वेशन के बारे में बात करने के लिए तो महज मराठाओं के रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। हम नहीं है मुखालिफ उनके, दीजिए आप जिसे देना है, धनगरों को दीजिए, मराठाओं को दीजिए, लेकिन मुसलमानों को तो अदालत ने कहा है। जब वो वहां पर भाषण कर रहे, सुनील तटकरे साहब एक एमपी है राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उन्होंने तकरीर किए। आधे घंटे की तकरीर के अंदर मुसलमानों के रिजर्वेशन का जिक्र ही नहीं। भाषण जब खत्म हुआ तो वो जाने लगे। मैंने कहा कि भाई 1-2 मिनट रुकिए ना। तो बोले क्यों, मेरा हो गया। मैं बोला तुम्हारा हो गया, अब तुम्हारी धुलाई मैं करने वाला हूं, उसके लिए 2 मिनट बैठिए। तो मैं अपने भाषण में कहा कि अभी अभी हमारे मित्र ये भाषण दे रहे थे, सिर्फ एक की रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे थे, और इनका भाषण जब मैं सुन रहा था तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि इनको देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए कि ये रंग कितनी आसानी से बदलते हैं। विपक्ष में थे तो कैसी कैसी बातें करते थे, आज सत्ता में आ गए हैं तो हमारा जिक्र भी नहीं। हमारे है मुंबई तुमसे मांगने के लिए, हमारे है मुंबई वक्फ की जमीनों के तहफ्फुज के लिए। 93,000 एकड़ जमीनें पूरे महाराष्ट्र के अंदर वक्फ की है। फारूक शाब्दी साहब ने मुझे शोलापुर के ताल्लुक से कई जमीनों की जानकारी दी है। फारूक भाई, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, 6 महीने के अंदर 8 FIR रजिस्टर हुए हैं। शोलापुर का भी FIR रजिस्टर करवाऊंगा अगर किसी ने वक्फ की जमीन को हथियाया है तो। जागीर समझ लिए, लाओ दो, क्या देते दो, लेके जाओ, बाप की जागीर है तुम्हारी। 8 FIR रजिस्टर हो चुके हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम करते रहेंगे। इन 93,000 एकड़ जमीनों की देखभाल के लिए आप लोगों को यह हैरानी होगी, जब आपसे वोट मांगने के लिए अगर आए तो उनसे पूछो कि मेरी जो वक्फ की जमीन है पूरे महाराष्ट्र में, उसकी देखभाल करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में कितने लोग काम करते हैं? महज 24 लोग, 24। इसका मतलब साफ है, हुकूमतें किसी की भी हो, ये वक्फ की जमीनें हम मुसलमानों से लेके रहेंगे, अपने बेटे को देंगे, अपने भांजे को देंगे, अपने भाई को देंगे। आज कितने ऐसे शहरों के अंदर बड़े बड़े धन्ना सेठों ने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बना लिए हैं और उस कॉम्प्लेक्स के सामने
मुसलमान एक पंचर की दुकान डाल के बैठा हुआ है, चाय बनाने की दुकान डाल के बैठा हुआ है। अगर वो जमीनें हमें वापस मिल जाती है, हम उसके ऊपर स्कूल खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, हमारी बहनों के लिए हम हॉस्टल्स खोलेंगे। ये जमीनें हम इंशाल्लाह लेके रहेंगे, तुम्हारे अच्छों से भी हम लेके रहेंगे। आपसे ये कहा जाएगा कि क्यों जा रहे हो। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने ये कहा था कि मेरे सामने बैठे शेरों, तो एक साहब सही समझ लिए शेर है करके आवाजें शेरों के जैसी निकाल रहे हैं। तो मैंने ये बात कही है कि हम लोग 11 दिसंबर को इंशाल्लाह गाड़ियों के काफिलों के साथ हम मुंबई में जाएंगे और वहां पर पूरा अमन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम जाकर हमारे जो सवाल है वो सवाल हम उठाएंगे। हम पूछेंगे जो सरकार में बैठे हैं कि आप हमारे वक्फ की जमीनों के ताल्लुक से क्या फैसला करने वाले हैं, आप हमारे 5% रिजर्वेशन के बारे में क्या करने वाले हैं। और एक बात मैं यहां पर तमाम मुहिब्बान मजलिस को कहना चाहता हूं, ये हमारा कोई सियासी मुद्दा नहीं है। हम मुंबई जा रहे तो इसलिए नहीं कि पूरे मजलिस वाले जा रहे। हम आपसे यह अपील करेंगे कि मुसलमान चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस का हो, चाहे सेना के अंदर हो या समाजवादी पार्टी के अंदर हो, आप लोग जाओ और उसको भी दावत दो और उसको ये कहो कि इलेक्शन के वक्त तुझे जिसका मफलर डालना है गले में डाल, जिसका झंडा पकड़ना है पकड़, लेकिन हम मुंबई अगर जाएंगे तो मजलिसी या कांग्रेसी या राष्ट्रवादी बोलकर नहीं जाएंगे। हम वहां पर इकट्ठा होंगे तो मुसलमान बोलकर इकट्ठा होंगे और मुसलमान बोलकर जाएंगे। दोस्तों, ये चीज जब तक हम नहीं करेंगे, आज अगर किसानों का बिल वापस लिया गया है, किसानों का बिल अगर आज वापस लिए है इस मुल्क के वजीर आजम ने, तो उसकी वजह यह है कि किसानों की एकजुटती, उन्होंने अपनी ताकत दिखाए, इसीलिए यह मुमकिन हुआ। एक धक्का तो हमको भी लगाना है मेरे भाइयों, एक धक्का हमको भी लगाना है। हो सकता है कि कोई किसी वजह से आ नहीं सकता है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है। कोई पैसे वाला है तो उसकी जिम्मेदारी है कि मेरे ये 4 बच्चे गरीब हैं, इनको बंबई पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं नहीं आ सकता हूं तो मेरी तरफ से ये बच्चे जाएंगे। अपनी जान, अपना माल जब लगाएंगे, एक ताकत बंद खड़े रहेंगे। आपको कांग्रेस वाले कहेंगे इसके पीछे क्यों जा रहे, वहां पे तो असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले हैं। इम्तियाज जलील बोल रहा तो तुम चले जाएंगे क्या? अब मैं क्या करूं? महाराष्ट्र में एकलौता एक 48 एमपीस महाराष्ट्र में होते हैं। अब एकलौता एक मुसलमान एमपी चुनकर आया और वो इत्तेफाक से मैं हूं, तो मैं क्या करूं? तुम चुनाकर नहीं लाते हैं तो मैं क्या करूं? अगर तुम लाते, पवार साहब 1-2-4 ला लेते, कांग्रेस वाले 1-2-4 लेके आ जाते, तो यकीन मानो इम्तियाज जलील उनसे कहता कि तुम इसका नेतृत्व करो, मैं एक कार्यकर्ता बनकर तुम्हारे पीछे आता हूं करके। दोस्तों, अपने इख्तिलाफ, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हुए हमको एक ताकत बनकर खड़े रहने की जरूरत है। मैंने जैसा आपको कहा है कि हम किसी भी तरह का कोई तशद्दुद में हम यकीन नहीं रखते। इस मुल्क के जमहूरियत की सबसे खूबसूरती यह है
कि हम अपना एहतजाज बहुत अच्छे तरीके से भी दर्ज करा सकते हैं, हमारी नाराज़गी हम सरकार के लिए बहुत अच्छी तरह से दर्ज करवा सकते हैं। हम जो अमरावती में, नांदेड़ में, मालेगांव के अंदर जो हुआ है, हम यकीनन उसकी मजम्मत करते हैं। कोई मजहब ये नहीं सिखाता है, और खुसूसन मुसलमानों का हमारा जो मजहब है वो क़तई इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी बेकसूर के ऊपर हमला करें। और वही बात जो अमरावती के अंदर दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की कि नहीं, हम सड़क पे उतरेंगे, हम जलाएंगे, हम तोड़ेंगे, हम फोड़ेंगे। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, इस मुल्क की संस्कृति ये नहीं कहती है। इस मुल्क के अंदर कानून है, कायदे है, उसके हिसाब से हम सबको चलने की जरूरत है। मैं आप लोगों से इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा। फारूक शाब्दी की एक बहुत अच्छी बात मुझे पसंद आई। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ख्वाहिशमंद है। यकीनन फारूक भाई, बहुत सारे ख्वाहिशमंद उसी पार्टी के अंदर होते हैं जिसमें उन्हें कामयाबी नजर आती है। और जब वो देख रहे हैं कि शोलापुर के अंदर पतंग कैसी लहरा रही है, कैसी उड़ रही है, तो यकीनन बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशें रहेगी। लेकिन हम अगर मजलिस से मोहब्बत करते हैं तो हम ओहदों से मोहब्बत नहीं करना चाहिए, हम अपने पोस्ट से मोहब्बत नहीं करना चाहिए। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहां पर सामने बैठे हैं, मेरे हमारे सबके कायद है। अगर उन्होंने मुझे अभी कहा कि अब महाराष्ट्र का सदर इम्तियाज जलील नहीं रहेगा, ये लड़का जो टोपी पहनकर बैठा है ये रहेगा सदर, तो इम्तियाज जलील लब्बैक कहेगा उसके ऊपर। लेकिन हमारे पास, मैं लाया मजलिस को, मेरी वजह से चलती, मैं देखता मैं यही बोलने वाला था। औरंगाबाद से टिकट ले ले बेटा, तू औरंगाबाद से आ जा। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा कि फारूक शाब्दी अल्हम्दुलिल्लाह जो काम कर रहे हैं, और मुझे ये बड़ी खुशी है इस बात की कि फारूक शाब्दी ने शोलापुर में इतने कम वक्फे के अंदर सिर्फ भीड़ इकट्ठा नहीं की है, उन्होंने लोगों का दिल जीतने का काम किया है। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा, सुना है कांग्रेस वालों ने शोलापुर में भी जश्न मनाया कि किसानों का बिल वापस ले लिया है। 28 दिन से सुना है कांग्रेस भवन के सामने बहुत सारे किसान आंदोलन के ऊपर बैठे हैं। वहां की बड़ी फिक्र, तुम्हारे भवन के सामने बैठे हैं। 28 दिन हो गए, 28 दिन से बैठे हैं, तो वहां का नहीं। फारूक भाई, उन किसानों से कहना कि तुम्हारी आवाज अगर कोई नहीं उठा रहा है तो इंशाअल्लाह पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब उठाएंगे। और यहां की जो पुलिस है क्या कोई? अगर इजाजत दे देती है तो हम खुद जाएंगे असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ और उन किसानों को यकीन दिलाएंगे। अब इतना बोल दिया हमने, आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ इतने ही लोग सुन रहे? कांग्रेस भवन में हर एक के हाथ में मोबाइल है, सुन रहे कि हमारी कैसी बजाने के लिए आए हैं। राष्ट्रवादी वालों की पूरी होगी, अरे बाप, मेरे बाप का भी नाम लिया। और ये दोनों ने अभी किससे शादी की है मालूम? बोलो बोलो, कितना अच्छा रिश्ता हुआ नहीं? कभी सोचे थे? जिंदगी गुजर गई, पूरी जिंदगी
कांग्रेस वाले खड़े रहते तो सेना को गालियां, राष्ट्रवादी खड़े रहते तो सेना को गालियां। सेना का वजूद ही इस वजह से हुआ कि नहीं, कांग्रेस और राष्ट्रवादी को खत्म करना है। सत्ता की लालच कैसे होती है, रिक्शा चला रहे 3 पहियों का। अभी इंशाल्लाह आपको असद साहब को भी सुनना है और बहुत जल्द हम यहाँ के ज्ञानी अधिकारियों को ये कहेंगे कि आप कोई हॉल में नहीं, बाहर इजाजत दो, फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे उसके अंदर। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इम्तियाज जलील साहब। इसके बाद हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरी टीम के जानिब से जो शहर शोलापुर के, खासकर मैं पीछे पीछे हटने के लिए बोल रहा हूँ, सभी हजरात माइक के करीब ना जाए, माइक के करीब ना जाए, पीछे जाए। यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों के जानिब से जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और उसके बाद इम्तियाज जलील साहब, फारूक शाब्दी साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, इनकी गुलपोशी होगी। इसके बाद मैं बिला ताखिर मैं नकीब मिल्लत को इस शेर के साथ दावत सुखन दूंगा। तख्त व ताज भी झुकते हैं मेरे कायद के पास, तख्त व ताज भी झुकते हैं मेरे कायद के पास। अल्लाह हर दौर में हम सबको ऐसा कायद अता करे। इंसाफ की आवाज असदुद्दीन ओवैसी, गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक असदुद्दीन ओवैसी, कल भी बोलते थे और आज भी बोलेंगे, हमारा कायद है असदुद्दीन ओवैसी। तो टेपू के आसार औरंगजेब का किरदार, टेपू के आसार औरंगजेब का किरदार देखा है मेरे कायद में। तूफानों से लड़ना, दरियाओं से उलझना देखा है मेरे कायद में। जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, महाराष्ट्र के सदर और वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, ज़िले शोलापुर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब फारूक शाब्दी साहब, शोलापुर के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान, जिम्मेदारान, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इजलास में शिरकत की। और जैसा कि जनाब फारूक साहब ने बताया कि ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इजाज़त दी गई, सिर्फ इस हॉल में हमको अपनी मीटिंग करने का परमिशन, इजाज़त दी गई। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब जलसा होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, तो जैसा हम हमेशा खुले मैदान में या स्टेडियम में करते उसी तरह एक जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला। अब इंतजामिया और पुलिस की तरफ से जो परमिशन दिया गया, मैं पहले से वक्त दे चुका था फारूक साहब को कि मैं शोलापुर आ जाऊंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौका दिया कि मैं यहां पर आ सका। आपने अभी सुना कि इम्तियाज जलील साहब ने, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने और जनाब फारूक साहब ने तमाम अहम बातों का जिक्र आपके सामने किया। और अभी इम्तियाज जलील साहब ने आपको बताया कि 11 दिसंबर के दिन इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए और महाराष्ट्र में वक्फ जायदादों की हिफाजत के लिए
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये प्रोग्राम बनाया कि हम चलो मुंबई का एक ऐलान किए जो 27 नवंबर को होना था, मगर हुकूमत की तरफ से हमको इजाज़तनामा नहीं दिया गया और हमारी दरख्वास्त को ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया कि कोविड है, फलां है। मगर हमने ये तय किया कि इंशाअल्लाह ताला अब 11 दिसंबर को ये चलो मुंबई का प्रोग्राम होगा, जिसका मकसद एक ही है कि महाराष्ट्र में जो मुसलमानों में जो 50 बिरादरियां हैं उनको रिजर्वेशन मिले और महाराष्ट्र में जो वक्फ की जायदादें हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके, उसका सही इस्तेमाल हो सके। ये दो अहम पॉइंट्स पर ये एहतजाजी प्रोग्राम और ये चलो मुंबई का ऐलान किया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि जब असेंबली के इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त भी मुझे यहाँ आने का मौका मिला और जनाब फारूक साहब की इंतखाबी मुहिम में मैं यहाँ पर आया था। आपको याद होगा कि पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जबान पर, उनके कायदीन की जबान पर एक ही जुमला था कि मजलिस को वोट मत दो, मजलिस को वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की कामयाबी होगी। ये आपने सुना था या नहीं सुना था? और हर महाराष्ट्र में पूरा एक मंसूबाबंद तरीके से ये दोनों कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये औले जौलों की जोड़ी पूरे महाराष्ट्र में सब जगह यही जाते थे। जहां पर मुसलमानों के इलाकों में जाते वहां पर यह बात जरूर कहते कि मजलिस को वोट मत दो क्योंकि शिवसेना और बीजेपी को फायदा होगा। और बाज हमारे मासूम मुसलमान भी थे, आज भी हैं, जो इनके झूठ को यकीन कर लेते हैं और ये कहते हैं कि हां बीजेपी और शिवसेना को रोकना है और इसीलिए मजलिस को वोट नहीं देंगे। और उसका नतीजा हुआ भी। शोलापुर में हमारे बाज मुसलमान भाइयों ने इस झूठ को सच समझा और उस रिवायत को बरकरार रखा उन मुसलमानों ने कि पिछले 60 साल से न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि मुल्क के मुसलमानों से हमेशा जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उन्होंने मुसलमानों को सबसे बड़ा धोखा दिया। इलेक्शन तो हो गया, नतीजा भी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मुतमईन हूं कि मजलिस के उम्मीदवार ने यह कहकर शोलापुर के अवाम का दिल दोबारा जीत लिया कि आपने मुझे इतनी हजारों की तादाद में वोट देकर मुझे खरीद लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बात है कि किसी एक सियासी पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी नहीं होती है, मगर वो आपकी वोट और आपकी मेहनत और दुआओं का इस तरह से पूरे इखलास और खुलूस के साथ शुक्रिया अदा करता है और न सिर्फ जबान से इस बात का इकरार किया, बल्कि मैंने बहुत ही कम ऐसे सियासी जिम्मेदारों को देखा जो इलेक्शन में शिकस्त के बावजूद भी आवाम के दरमियान में रहते और आवाम का काम करते रहते हैं, जिसमें काबिल जिक्र हमारे फारूक शाब्दी साहब हैं। अल्लाह उनके इस जज्बे को सलामत रखे। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने बार बार सिर्फ यही कहा था, असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है और बीजेपी शिवसेना को वोट मत दो वरना मोदी आ जाएगा। यानी हमको बी टीम बना दिए, इल्जाम तो लगाए
मगर जब इलेक्शन का नतीजा निकला तो अचानक ये तमाम के तमाम एक जगह जमा होकर बोले, अरे हम और तुम तो एक है ना, हम और तुम तो एक है। एक का नाम राहुल है, एक का नाम पवार है, एक का नाम ठाकरे, अपन एक है, एक हो जाएंगे। एक हो गए। और मैं तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा था कि देखो तुम्हारा और मेरा रिश्ता वो रिश्ता है जिसको रब्बे कायनात ने कलमे की बुनियाद पर जोड़ा, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। मगर तुमने मेरे पैगाम को नहीं समझा, अगयारों ने एक होकर तुम्हारे मुंह पर एक तमाचा मारा। वो एक हो गए। क्यों एक हुए? इख्तिदार हासिल करना था, ताकत हासिल करना था। और वो मुसलमान जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के झूठ का शिकार हो गया, मैं उनसे पूछ रहा हूं, बताओ तुम्हारे पास मेरे इस सवाल का क्या जवाब? बताओ तुम्हारे पास क्या जवाब है? क्या तुम जवाब दे पाओगे? क्या तुम अपने जमीर को जवाब दे पाओगे? क्या तुम अपने आप से मुतमईन हो कि जिसका तुमने साथ दिया वो शिवसेना को महाराष्ट्र के इख्तिदार की कुर्सी पर लाकर बिठा दिया? क्या शिवसेना सेकुलर पार्टी नहीं है? शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की तरह एक कम्युनल पार्टी है, थी और रहेगी हमेशा। शिवसेना कोई सेकुलर पार्टी नहीं है। और ये सेकुलरिज्म के गुलाम जिनके दुम छल्ले बनकर फिरते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के और कांग्रेस के, तुम सर्टिफिकेट दोगे कि कौन सेकुलर कौन कम्युनल है? इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं कि इन्हीं की सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है। ना मंदलिस को जरूरत है, ना मुसलमानों को जरूरत है, ना दलितों को जरूरत है, ना हर उस सेकुलर जहन रखने वाले शख्स को जरूरत है। कौन है ये लोग कि इनके साथ आ जाएगा तो सेकुलर और इनके साथ नहीं आएगा तो कम्युनल? अरे तुम क्या दुकान चला रहे हो कोई नोटरी की कोर्ट के सामने के तुम स्टैंप मार के दोगे तो सेकुलर हो जाएगा? शिवसेना के सेकुलर है? बताओ शरद पवार साहब, बताओ राहुल गांधी, क्या शिवसेना सेकुलर है? और तुम सारी दुनिया के सामने जाके कहते हो कि मंदलिस को वोट मत दो। क्या तुम भूल गए 92 में क्या हुआ था मुंबई की सड़कों पर? क्या तुम भूल गए श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को? क्या तुम भूल गए उन तमाम नफरत भरी तकारीर को? बयान करना शुरू करूं मैं, एक एक चीज, एक एक जुमला याद है, मगर ये लोग अपने इख्तिदार को बचाने के लिए, अपनी दौलत को बचाने के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। अच्छा, तर्फ तमाशा तो ये है, राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले अजीत पवार 48 घंटे के दूल्हे भी बन गए थे। 48 घंटे का कोई दूल्हा बनता है? अजीत पवार और फडणवीस मिलकर शादी कर लिए। अब इसमें दुल्हन कौन थी नहीं मालूम, पवार साहब बताएंगे। हम तो दूल्हे भाई हमेशा के लिए, हमको नहीं मालूम। 48 घंटे के लिए अचानक सुबह सुबह दौड़ रहे हैं, तू मुख्यमंत्री मैं डिप्टी, और फिर पूरे फाइल गायब, पूरी फाइल गायब। और फिर बाद में सेकुलर हो आते हैं, नहीं 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 वो गंदा है फडणवीस, बीजेपी है। और फिर उद्धव ठाकरे को बोलते नहीं नहीं ये दूध का धुलावा है, शिवसेना अच्छी है। अब जाके कोई पूछेगा इनसे, जवाब दो, ये क्या ड्रामा किया तुमने? अगर कोई मुसलमान राष्ट्रवादी कांग्रेस का निकलकर किसी और पार्टी में आ जाता, मिसाल के तौर पर मंदलिस में आ जाता है, तो उसको बोलेंगे ये गद्दार है, निकाल के फेंकेंगे उसको, पुलिस पीछे लगा देंगे। नहीं, ये कैसा आ रहा है, मंदलिस में कैसे दाखिल हो रहा है? मगर आपके घर वाला जाकर बीजेपी को सपोर्ट करता है तो कुछ नहीं होता। ये क्यों बता रहा हूं कि आपको समझना है, महाराष्ट्र के मुसलमानों को समझाने के लिए, महाराष्ट्र के सेकुलर जहन रखने वाले लोगों को समझाने के लिए
ने मजबूरी है, कहे की मजबूरी बताओ मेरे को, कहे की मजबूरी है। यानी हम सब भूल जाएं और तुम जो फैसला करोगे हम गुलामों की तरह, कैदियों की तरह तुम्हारे में हाँ मिलाते रहे। शिवसेना को तुमने सेकुलर बना दिया और मंजलिस को तुमने कम्युनल कह दिया। क्या इनका मामला है? और ये तीनों की, ये 3-1 की सरकार, 3-3 मिल के सरकार चला रहे हैं और फिर बोल रहे नहीं सेकुलरिज्म को बचाना है। कौन सा सेकुलरिज्म बचाएंगे? क्या यह बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में उद्धव ठाकरे ने असेंबली में खड़े होकर नहीं कहा था, इम्तियाज साहब अभी हालिया दिनों में कहा था ना, मंदिर के बारे में, मस्जिद के बारे में। मुख्यमंत्री है, बताओ कांग्रेसियों, राष्ट्रवादियों, तुमको शर्म नहीं आती कि तुम्हारा ताईद का एक चीफ मिनिस्टर खड़े होकर कहता है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। शर्म आनी चाहिए लोगों को। याद करो मुसलमानों, जब मैं तुमसे कह रहा था, याद करो मैं जब तुमसे पुकार कर कह रहा था, तुमसे भीख मांग रहा था और आज भी मांग रहा हूं कि अब तुम इन पर भरोसा मत करो, अपने आप पर करो, अल्लाह पर करो और अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। और आपका मामला यह है कि हमारी तकरीर सुन लिए, थाली मार लिए, आंख में 2 खतरे आंसू के आ गए, आपने मुझ पर खैरात बरसा दी और घर को जाकर नहीं अब सुबह में देखेंगे। नहीं, बदलना है। इनको पहचानो, आप इनको पहचानो। अपने इख्तिदार के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी जेबों को भरने के लिए, अपने करप्शन के स्कैंडल्स को छुपाने के लिए इन्होंने सेकुलरिज्म को खत्म नहीं बल्कि दफना दिया। महाराष्ट्र में दफना दिया सेकुलरिज्म को कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने। अब क्या बोलेंगे? नहीं, मोदी को रोकना है। मेरे दोस्त, कब से फर्क पैदा हो गया बीजेपी शिवसेना में? कब से फर्क पैदा हो गया? मगर ये लोग आकर हमारे जहनों को कैप्चर करके बैठे। मुसलमानों को बोलेंगे नहीं, क्या करें? अरे क्या करना है? तुम इख्तिदार से दूर रहो, कराओ इलेक्शन दोबारा, इतना दौलत तुम्हारे पास है ना। मगर नहीं, हमारे जज्बात का मजाक उड़ाया गया, सेकुलरिज्म को दफना दिया गया और सेकुलरिज्म की खबर पर ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी उद्धव ठाकरे अपने इख्तिदार का महल बनाकर यहां पर महाराष्ट्र में हुकूमत कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताओ क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी भूल गई? भूल गए वो कि मुसलमानों को रिजर्वेशन? अब बात ही नहीं करते, कोई बात ही नहीं करता। बात करते हैं तो वंकाड़े की, उन्हें मुसलमान है नहीं है। अरे ये मुसलमान को रिजर्वेशन होना उसका क्या? और क्यों होना मुसलमान को रिजर्वेशन? आपके पास कितने लोगों के पास जेब में कलम है? कितनों के पास नहीं है? हाथ उठाओ। यही परेशानी है मुसलमानों से। कलम रखो जेब में, ये कलम रखो, लिखो, याद रखो इन चीजों को। अब आप किसी को फोन करें, मेरे को फोन करते, इनका नंबर दो इम्तियाज जेल का, मैं लिखो बोलते, ए कलम ला। अरे कहां रखा कलम? जेब में कलम रखो, ये कलम तुमको जिंदा रखेगा। तलवार जिंदा नहीं रखेगी, कलम जिंदा रखेगा। हम क्यों रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? मैं उद्धव ठाकरे के लिए अब तकरीर करूंगा, यहां से शिवसेना के लिए करूंगा। अब आपको बताना पड़ेगा मेरे इन सवालों का जवाब। क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में नहीं कहा कि महाराष्ट्र में वो मुसलमानों में जो 50 या 55 बिरादरियां, उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता, क्योंकि वो समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर,
सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। क्या कहा था? नहीं कहा था? कहा था, और कहा कि तालीम में दो। उन्होंने कहा कि नौकरियों में भी दे सकते हैं, मगर नौकरियों का जो रिजर्वेशन है उसका कोटा बढ़ गया, मगर तालीम में दो। आपने क्यों नहीं दिया? क्या कांग्रेस पार्टी जबान बंद करके बैठी है? राष्ट्रवादी कांग्रेस मुंह बंद के बैठी है? यह तुम्हारी मोहब्बत है मुसलमानों से? मगर नहीं। हम क्यों पूछ रहे रिजर्वेशन? अब आप लिख लो इसको या याद रखो, ताकि अगर कोई महल्ले में कोई कांग्रेसी, राष्ट्रवादी या सैनिक आया तो उसको बोला, ये बैठ जरा सुन, मेरी बर्बादी की दास्तान सुन और इसका जवाब दे। मेरे भाई, महाराष्ट्र में 11% मुसलमानों की आबादी। हमारे जर्नलिस्ट हजरात भी साथ है, हमसे, हमारे से बड़ी मोहब्बत है उनको। हमसे भी मोहब्बत थी, मालूम था, मगर हमारी गाड़ी से भी मोहब्बत हो गई। मुबारक हो, दूल्हे की गाड़ी जब आती है तो नाचते हैं लोग। महाराष्ट्र में कितने मुसलमान के पास ग्रेजुएट हैं? खाली 4% मुसलमान ग्रेजुएट हैं महाराष्ट्र में। कितने हमारे हिंदू भाई हैं? 8.9%। माने ओवरऑल महाराष्ट्र में 8.7 ग्रेजुएट हैं, जिसमें से मुसलमान खाली 4.9 और हमारे हिंदू भाई 8.9। क्या ये आर्टिकल 15 और 16 को सेटिस्फाई नहीं करता कि हम इतने हमारे कम ग्रेजुएट हैं? और फिर इसके बाद आप देख लो ड्रॉप आउट रेट कितना है मुसलमानों का। ड्रॉप आउट रेट, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो मुसलमान प्राइमरी में, अगर 22% मुसलमान प्राइमरी स्कूल में है, मिडिल स्कूल में आते आते खाली 13% हो जाता। कितने? प्राइमरी में 22, तो मिडिल में आते आते 13 हो जाता, और वो मैट्रिक में आते आते खाली 12% हो जाता, और हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट में आते आते वो 7.1% हो जाता, और उसके बाद ग्रेजुएट खाली 4 होते। अब आप सोचो कि आपके घर में आपकी औलाद है, उसको आप प्राइमरी स्कूल में डाल दिए, अब तो को स्कूल खुल रहे हैं, यानी अगर 22% मुसलमान के बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं, तो मिडिल स्कूल में आते आते 13% हो जाता, मैट्रिक में आते आते 12% हो जाता, हाई इंटरमीडिएट में, हायर सेकेंडरी में आते आते 7% हो जाता, ग्रेजुएट होते होते 4% हो जाता। यह सबसे कम है, सबसे कम है। ये नहीं देंगे मेरे को रिजर्वेशन, मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे? क्या उनके मुस्तकबिल में नहीं है कि काबिल बने, पढ़े लिखे बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, MBA करे, MCA करे, गवर्नमेंट की नौकरी मिले? मगर नहीं, सेकुलरिज्म को तुमको जिंदा रखना है। तुम सेकुलरिज्म के गुलाम और कैदी बने हुए हो मुसलमानों। क्या मेरे मुकद्दर में यह लिखा है कि मैं सेकुलरिज्म के ट्रेन के स्टेशन पर हमेशा कूली बनकर इन जालिमों का बोझ उठाऊं? क्या तुम अपनी औलाद के मुस्तकबिल का बोझ नहीं उठाओगे? क्या तुम अपने बच्चों के लिए स्कूल नहीं मांगोगे? क्या तुम अपनी बच्चियों के लिए ग्रेजुएशन नहीं मांगोगे? तुम कब तक इन लोगों की गुलामी करोगे? और ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, पीठ पे इतने खंजर मारे गए मुसलमानों के कि पीठ पे कोई जगह बाकी नहीं है जहां पे तुम्हारा जख्म ना हो। इतना धोखा दिया गया, इससे खून खौलता है जब यह पढ़ता हूं मैं। तो मेरी जबान का अगर कोई कहता है कि ओवैसी की जबान कड़वी है, तो यह क्या है? फिर मैं घर में जाकर सो जाऊं कि मेरी कौम के बच्चों को स्कूल नहीं है? 22% से स्कूल में दाखिला और ग्रेजुएशन तक सिर्फ 4%। क्या गरीबी मेरा मुकद्दर बना दोगे? क्या गुर्बत मेरी जिंदगी में रहेगा और मेरी औलाद भी रहेगी गुर्बत में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह बर्बादी की दास्तान है महाराष्ट्र के मुसलमानों की। और फिर ये बोलते, आपको यह भी बताना चाहूंगा, यह पूरा डेटा है। मीडिया के लोग अगर ये समझ रहे हैं कहां से लाया, मैं दिमाग से नहीं लाया हूं, पढ़ के लाया हूं। और मैं कोई ऐसा बोलने वाला नहीं हूं।
मैं उसकी तरह नहीं हूं जिसने कहा था किसानों को कैनाल में पानी नहीं आया तो जाके मुंह दो, उसको दिमाग नहीं होगा, मेरे को बहुत दिमाग है। अब आप सुनो, पूरे महाराष्ट्र में कितनी जमीनें, एग्रीकल्चर लैंड कितनी है मुसलमानों के पास रूरल एरिया में। और वो मुसलमानों को मैं याद दिला रहा हूं जो उस वक्त असेंबली के इलेक्शन में जो बैंड बाजा की पार्टी बने हुए थे कांग्रेस राष्ट्रवादी के लिए, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म वोट दो वैसी आ जाएगा। अब बोलो, देखो कितनी जमीन तुम्हारे पास है, जिरात की जमीन, एग्रीकल्चर जमीन देही इलाकों में। मराठाओं के पास, जिनके पास कोई जमीन नहीं है जिरात की, मराठाओं के 8.66% हैं जिनके पास एग्रीकल्चर की कोई जमीन नहीं है। कितने मुसलमानों के पास एग्रीकल्चर की जमीन नहीं है? अच्छा, यहां कोई गांव से आया, कोई गांव में जमीन है तुम्हारी, हाय तो हाथ उठाओ, डरो मत, नहीं डरो। कितने, 1 2 जो गांव में जमीन है जिरात की जमीन, कितने खाली 4 हाथ उठे, वहां 5 6। अब आप, ये सही है ना? फिर 83% महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास रूरल एरिया में, देही इलाकों में कोई ज़राअत की जमीन नहीं है, कोई ज़राअत की जमीन नहीं है। और हमारे मराठा भाइयों के पास 8.66% उनके पास जमीन नहीं है। अच्छा, 2.5 एकड़ जमीन हमारे मराठा भाइयों के पास कितना है? 62.74%। और मुसलमानों के पास 10%। मुबारक हो, सेकुलरिज्म जिंदा है अभी, मुबारक हो तुमको। 62% जिसके पास 2.5 एकड़ जमीन है उसको रिजर्वेशन देंगे, जिसके पास 10% लोगों के पास 2.5 एकड़ जमीन है उसको नहीं देंगे आप, क्योंकि वो गरीब है, तुम तो दौलतमंद हो, तुम्हारे घरों में तो अरब का तेल निकल रहा है ना, घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है, और ये जालिम हमको रिजर्वेशन नहीं देंगे। और फिर जिसके पास 5 एकड़ जमीन है, हमारे मराठा भाइयों, 19% मराठा भाइयों के पास 5 एकड़ एग्रीकल्चर रूरल एरिया में लैंड है। मुसलमानों के पास कितनी, 5 एकड़ जमीन कितने लोगों के पास है महाराष्ट्र में? खाली 4.60%। 10 एकड़ 6% मराठाओं के पास है, मुसलमानों के पास कितने? 1.20। और फिर 10 एकड़ के ऊपर कितने मराठाओं के पास जमीन है? 2.70। मुसलमानों के पास 1% भी 10 एकड़ के ऊपर जमीन नहीं है। मुबारक हो आपको मुसलमानों, खास तौर से मुबारक उन लोगों को जो सेकुलरिज्म के झूठे वादे पर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट देते, बल्कि गुलामी करना उनका मुकद्दर समझते। ये तुम्हारी बर्बादी की दास्तान बयान कर रहा हूं। और फिर इसके बाद आप जाइए, आपकी आमदनी कितनी है मालूम आपको? ये कमेटी बता रही है, कमेटी कह रही है कि सालाना 25,200 जो मुसलमानों की आमदनी है वो सिर्फ 20% है। सालाना 25,200 रुपये, यानी जो 1,200 रुपये महीने कमाता वो महाराष्ट्र में 25% मुसलमान है। और जो 20% है, जो 25,000 से 2,000 और 50,000 के दरमियान में जो कमाता मुसलमान सालाना 12 महीने में, जो 25,200 से 50,400 कमाता वो 41% है मुसलमान। और जो 50,000 से 72,000 जिसकी सालाना आमदनी है वो खाली 20% है मुसलमान। और जो 72,000 से 3,60,000 जो 12 महीने में कमाता वो सिर्फ 17% है। और जो 3,60,000 के ऊपर कमाता वो ओनली 0.36% है। क्या आप खुश हैं इससे? मुझे बजवा दो, बताइए। क्या आपको शौक नहीं है कि आपकी आमदनी बढ़े, ताकि आप अपने बच्चों की शादी कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके? ये हमारा ड्रॉप आउट रेट क्यों गिरता?
22% पे प्राइमरी हैं, ग्रेजुएशन में आते आते 4 क्यों होते? जाकर पूछो, हर मुसलमान से कहेगा कि पैसे नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर मेरे पास दौलत होती तो पढ़ा देता, बेटी होती तो बोलता नहीं 10th पढ़ ली, अब शादी कराना है 12वीं के बाद। तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सक रहे महाराष्ट्र के मुसलमानों, यह तुम्हारी आमदनी है। आप बताओ, आप क्या खामोश बैठेंगे? आप फिर अंदाजा लगाइए। और फिर अब ये हमारे मराठा भाइयों की आमदनी क्या है, ये भी देख लो आप। ये भी नंबर लाया हूं, पूरी तैयारी करके आता हूं हमेशा। ये तो आपको बता दिया मैं। अब देखो हमारे मराठा भाइयों की आमदनी, जो सालाना 24,000 कमाते वो 22% है। आप 25,000 जो कमाते हो 20% है। और फिर जो हमारे मराठा भाई 24,000 से 50,000 कमाते वो भी 22% है। 50,000 से 1 लाख जो कमाते सालाना 19% है। जो 1 लाख 4 लाख कमाते वो 8% है। और जो 4 लाख के ऊपर कमाते वो 0.46% है। चलो देख लो दोनों कौन नीचे है, इसका भी कोई जिक्र नहीं करेंगे। अच्छा, फिर एक और आपकी बर्बादी की दास्तान। मुसलमानों को अगर बैंक से लोन लेना है, बैंक से लोन मिलना है तो हमको नहीं मिलता, चप्पल घस जाती है हमारी। मिलिया ही नहीं तेरे को, मुबारक। अब किसको वोट देता तू? फिर सेकुलरिज्म के नाम पे जाता उधर, जाएंगे आप फिर उधर। कितनों को वोट? आप देखो, आप 40% मराठा भाइयों को बैंक से लोन मिलता, मुसलमानों को बैंक कोऑपरेटिव मिला के खाली 5%। वहां 40%, यहां 5%। कोऑपरेटिव सोसाइटियों में 40% मराठा भाइयों को लोन मिलता, मदद मिलती। हमारे पास क्रेडिट सोसाइटी में 2.6। मुबारक हो वो गुलामों को मुबारकबाद दे रहा हूं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का भजन मंडली का काम करते हैं। प्राइवेट मनी लेंडर्स, यानी ये जो प्राइवेट मनी देते, खून चूसते, वो 14% मराठा भाइयों को लोन देते और मुसलमानों को 4%। अच्छा, दोस्त अहबाब जो मराठा भाइयों को मदद करते हो 2% और मुसलमानों में 17%। ये डेटा है। आप अब अभी बताओ आप क्या करेंगे? अब आप, इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तय किया कि रिजर्वेशन मुसलमान के लिए जरूरी है महाराष्ट्र के। अच्छा, गुर्बत कितनी है, पॉवर्टी पूरे महाराष्ट्र में, रूरल एरिया में 28% मुसलमानों में, देही इलाकों में, शहरी इलाके अर्बन इलाके में 15.6। हमारे हिंदू भाइयों में पॉवर्टी रूरल देही इलाकों में 23.8 और अर्बन इलाकों में 6.9। यहां पर भी हम पीछे हैं ना। नहीं दोगे रिजर्वेशन, किसको देगो फिर? ये हमारा, ये रिकॉर्ड आपके सामने इसलिए रख रहा हूं। अब आप सुन लो और एक बर्बादी की दास्तान। मुसलमान जो कच्चे घरों में रहता है वो 67% है महाराष्ट्र में। 67% मुसलमान कच्चे घरों में रहता है। तुम्हारे घर नहीं है और तुम सेकुलरिज्म की बात करते हो। मुझे उस बात का गुस्सा आता है। मुझे इन गैरों से, इन दुश्मनों से शिकवा नहीं है, मुझे अपने भाइयों से शिकवा है। मुझे वोट मत दो, मगर ये जुल्म को तो खत्म करो, ये नाइंसाफी को तो खत्म करो। मेरा हक तो मुझे दो, मुझे इज्जत की जिंदगी दो और मौत में भी इज्जत दो। मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल दो, मेरे बच्चों को स्कूल दो, मुझे एक मुकाम दो। मैं आसमान से तारे तोड़ने के लाने की बात नहीं कर रहा हूं। ये सब क्या है फिर? मैं कब तक इन घरों में रहूंगा? और आपके पास पक्का घर कितने मुसलमानों के पास? 31%। 31%। और उस घर का भी देख लो मामला क्या है। जो घर बोल रहे थे मुसलमानों के पास 31% घर है। अब आपसे एक सवाल करूंगा और हमारे मीडिया वाले इसका जवाब सुन लेंगे। क्या मुसलमानों के एक घर में 3 लोग नहीं, 3-4 लोग नहीं सोते?
कम से कम 3 लोग तो सोते हैं कमरे में, इस्तेमाल करते। जोर से बोलो, इनको मालूम होना ना, नहीं तो इन्हों हमारे पीछे रहते। अब आप ये बताओ, आपको जानकर तकलीफ होगी कि हमारे मराठा भाइयों के पास 3 रूम के कमरे 20% लोगों के पास है, 2 रूम का घर 48% लोगों के पास है, 4 रूम का घर 8% लोगों के पास है, 5 से ज्यादा कमरे का घर 3% लोगों के पास है। मेरे पास क्या है? मेरे पास सेकुलरिज्म है, मेरे पास धोखा है। मेरे दादा को धोखा दिए, उनके बाप को दिए, मेरे बाबा को धोखा दिया, अब तुमको धोखा दे रहे हो। नौजवानों, कल मुस्तकबिल तुम्हारा होगा, तुमको अपना हक हासिल करना पड़ेगा। तुम्हारे वालिद ने तकालीफ उठाई, तुम्हारे दादा ने तकालीफ उठाई। हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया, हमने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। हमने संविधान को माना मगर जमहूरियत को माना। ये कौन सी जमहूरियत है कि आप मुझे गरीब रख रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपके सामने इसलिए कह रहा हूं। अच्छा, कितने मुसलमान स्लम में रहते हैं? महाराष्ट्र की रिपोर्ट कह रही है 54% लोग स्लम इलाकों में रहते। और आपको मालूम, हमारे मराठा भाइयों के पास 76% मराठा भाइयों के पास टॉयलेट है, मुसलमानों पे के पास खाली 35%। ये डेटा है। मेरे को मालूम है कि कल के बाद हमारे मीडिया वाले, बल्कि आज शाम से शुरू कर देंगे कि शोलापुर में ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दिया। अरे थू है तुम्हारी बातों पर, कोई परवाह नहीं है। तुम जो लिखते लिखो, जो दिखाते दिखाओ, मेरी जबान को तुम रोक नहीं पाओगे। ये जुल्म है मेरे मुसलमानों से, ये जुल्म है मुझसे। तुम रिजर्वेशन नहीं देना चाहते, मगर जुल्म क्यों कर रहे मुझ पर? क्यों जुल्म कर रहे मुझ पर? और आपको मालूम, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके सामने हर चीज को खोल खोल कर बयान कर दिया हूं। अब आप देखो, क्या एक मुसलमान आईएएस ऑफिसर है महाराष्ट्र में? वो एक है, उन्हें बोल रहा मैं नहीं हूं, मैं हिंदू हूं बोल रहा हूं उन्हें। अल्लाह को मालूम उन्हें क्या है, आई डोंट नो। इधर भी है उधर भी है, उन्हें बिन पेंदे का लोटा है, उन्हें भी ऐसा है। और ये जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के बोलते अरे अरे नहीं मियां, उन्होंने आके बोल के चले जाते, उनका क्या है? अरे मैं आके बोल के नहीं जाता हूं, मैं ये तमाम हकीकत बयान कर रहा हूं। और अगर तुमको समझ में नहीं आया तो बुला लो, बैठ के बात करेंगे। अच्छा, एक मुसलमान आईएएस ऑफिसर नहीं है महाराष्ट्र में। आईपीएस ऑफिसर हमारे मराठा भाइयों के 28% आईपीएस ऑफिसर है मराठा भाई। कितने हैं? आपके कितने हैं? 1.9%। बजाओ थाली अब। 28% है। उनको रिजर्वेशन देने की बात ये तमाम, ये तीनों कर रहे हैं। ये अमर अकबर एंथनी की जोड़ी। हमको नहीं देंगे। गारत का गवाह भरता ही नहीं है उनका। 28% आईपीएस ऑफिसर। अच्छा, मंत्रालय में कितने हमारे मराठा भाई काम कर रहे हैं? 16.17%। यानी मराठा भाइयों की आबादी इम्तियाज साहब 33% है। यानी 33% आबादी हमारे मराठा भाइयों की है। आधे से ज्यादा आईएएस ऑफिसर हैं। 28%, 33% पॉपुलेशन, 28% आईपीएस ऑफिसर। आईएफएस कितने हैं मालूम आपको? 18% है हमारे मराठा भाइयों के। आपके कितने हैं? नो, जीरो हैं आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफी की तमाम बातें मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप कच्छा पीने का पानी भी ले लो। वैसे माशाल्लाह
ये राष्ट्रवादी और ये कांग्रेस। शोलापुर में कितने 5 दिन में एक बार पानी, रोज पानी आता आपको? आता फारूक? 5 दिन में एक मर्तबा आता। हाँ, रात में 1 बजे आता। और आता क्या? कितने दिन में आता? तो तुम दोबारा आने देंगे उनको बल्दिया इलेक्शन में? तुम आओगे इंशाअल्लाह ताला। जो पानी नहीं दिए, रिजर्वेशन नहीं दिए, वो घर में बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। यानी ये देखो आप, पानी का भी लिखा हुआ है डेटा। अब तुमको मैं मोटर लगा के जा रहा हूं, ये डेटा दे के खींच, अब दबा के मोटर लगा और खींच अपना रिजर्वेशन। अब तुमको मोटर का काम करना है। अब तुम खामोश नहीं बैठोगे, लगाओगे मोटर। राष्ट्रवादी, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना मोटर, ये देख खींच। ये काम करना है आपको। आपको मालूम कितना पानी मिलता? मराठा भाइयों के घर में 35% पानी का कनेक्शन आपके पास, मुसलमानों के पास, यानी पब्लिक टैप, पब्लिक सब मिला के कितना है बोलू? पब्लिक वाटर टैप 46%, अपने पास खाली हैंड पंप। बोरवेल 16% मराठा भाइयों को, यहां पे खाली 4%। आप बताओ मेरे भाई, आप बताइए फिर। अब आप, इसीलिए मजलिस ने इन तमाम बातों को महसूस किया और हमने यह फैसला लिया कि अब और इस पर इंतजार नहीं किया जा सकता। हमको मुसलमानों के जो 50 बरादरियां हैं, जिनको हाई कोर्ट ने कहा कि इनको रिजर्वेशन मिल सकता है, मिलेगा। मराठा भाइयों को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इनका डेटा एम्पिरिकल डेटा नहीं है, इनका बैकवर्डनेस का, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का। आप देना है, दो आप, हम रोक नहीं रहे। मगर इंसाफ किससे होगा? इंसाफ ताकतवर से होगा या मजलूम से होगा? इंसाफ किससे होगा बताओ? इंसाफ ताकतवर से होगा, मजलूम से होगा? इंसाफ ताकतवर से होगा या कमजोर से होगा? इंसाफ तो कमजोर से होना चाहिए ना। इंसाफ तो मजलूम से होना चाहिए। ताकतवर को और ताकतवर करना ये इक्वालिटी नहीं है। कमजोर को ताकतवर के मुकाम पर लाना ये इक्वालिटी है, जिसका भारत की संविधान में बाबा साहिब अंबेडकर ने आर्टिकल फंडामेंटल राइट उसको बना दिया, राइट टू इक्वालिटी को। हम तो वही पूछ रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक करना था। 11 दिसंबर को चलो मुंबई का प्रोग्राम है, उसमें जरूर शिरकत करिए। अगर आप नहीं आ सकते तो उसके लिए दुआ करिए। और मैं ये महाराष्ट्र की सरकार से कह रहा हूं, ये अमरावती में जो तबाही और बर्बादी हुई, ठीक नहीं हुआ। क्या कर रहे थे हुकूमत आपकी? कैसा किसी दुकानों को जलाया गया? किसने किया ये? चाहे किसी मजहब के मानने वाले की दुकान हो। क्या सरकार चला रहे हैं तुम लोग? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं आता? तुमको नहीं मालूम था कि गड़बड़ होगी? किसने जुलूस निकाला वहां अमरावती में? दुकानों को तशद्दुद के जरिए बर्बाद कर दिया गया। मजलिस हमेशा से तशद्दुद किया है, मगर यह सरकार की जिम्मेदारी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद बातें आप तक पहुंचाना था। अभी तो ये स्टार्ट लिया हूं, फिर आऊंगा, मैदान में जलसा होगा, इंशाअल्लाह आधी बात करेंगे पूरी। मगर आपसे गुजारिश है कि मैंने जिन इन अहम बातों का जिक्र किया, सोचिए थोड़ी देर के लिए, यहां से एक फिक्र लेकर जाओ। याद रखो कि मुस्तकबिल आपका है, रिजर्वेशन मुसलमानों का हक है। और महाराष्ट्र की सरकार, ये तीनों पार्टियों की सरकार अगर ये सेकुलरिज्म को, इक्वालिटी को मानते हैं, तो इनको महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। नागपुर के असेंबली के सेशन में बिल लाओ और महाराष्ट्र के मुसलमान